तो जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और ये टॉप 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं हम, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक हैं। पीएम यशस्वी योजना की क्लासेस आप देख रहे हैं, क्लास 11 से रिलेटेड ये क्लासेस स्टूडेंट। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। और आगे बढ़ने से स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट जरूर है, एक बात जरूर है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें थैंक्स कर सकते हैं। आप अपना आशीर्वाद स्वरूप, अपने ब्लेस के स्वरूप आप हमें कुछ भेज सकते हैं सुपर थैंक्स के थ्रू। तो जरूर हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, आप जाके अपना थैंक्स वहां पे दे सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक है। देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्या होता है महत्तम समापवर्तक, देख लेते हैं। एचसीएफ निकालने बोल रहा है, क्या क्या दे दिया गया है, 96 दे दिया गया है और 404। आप जानते हैं ये डिवीजन मेथड से क्या कर लेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने का रूल आप जानते हैं क्या, कि आपको डिवाइड करना पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से। मींस आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, फिर ये कितना टाइम 2 टाइम्स, नहीं जाने का 0 और फिर से 2 बार चला जाएगा। फिर से इसको 2 से ले आएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये 8 भी सम है, 2 भी सम है। तो यहाँ से ये चला जाएगा फिर से 24 बार और यहाँ से अगर देखें तो 101। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 24 और 101 को किसी एक ही नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। या तो आपका जवाब आएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दूं कि एचसीएफ में जब दोनों नंबर को एक साथ भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपका क्या हो जाता है, डिवीजन स्टॉप। लेकिन एलसीएम अगर पूछता स्टूडेंट तो इसको उस हद तक हम ले जाते हैं जब तक कि एक प्राप्त ना हो जाए। मतलब वहां तक हम डिवाइड करते जब तक कि एक प्राप्त ना हो जाए, चाहे अलग अलग ही क्यों ना करना पड़े, वो तो आप जानते ही हैं। तो अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या निकल जाएगा, तो ये रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। तो 2 गुना 2 ये हो जाएगा आपका कितना, 4 आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर अगर बात की जाए स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिना सॉल्व किए किसी को भी क्या नहीं करेंगे, आंसर नहीं समझेंगे। क्या मतलब सर, मतलब ये कि जैसे कि अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए, तो 7√5 है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो √2 प्लस 2√2 है। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो √7 - 3 माइनस √7 है। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो √3 + 2 है। आइए समझते हैं इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं, कि कभी भी आपको बिना सॉल्व किया आंसर नहीं देना है। आप जानते हैं स्टूडेंट, यहां पे ये जो नंबर है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और ये जो रूट वाला है वो अपरिमेय है, सिंपल सा थी। तो यहां पे हम जानते हैं कि जब कभी भी ऐसा मिलता है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक जो संख्या है वो परिमेय संख्या अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल के साथ, रेशनल नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये टोटल क्या होता है आपका, इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर होता है आपका अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये तो है, हमें किसको ढूंढना है, जो नहीं है उसका। यहां भी अगर आप देखें स्टूडेंट तो ये √2, ये भी √2, इसके सामने में लगा हुआ है 2 और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब कि 1। अब ये बिल्कुल सिंपल सा है, हम जानते हैं क्लास 9th में हम पढ़े हुए हैं कि सेम रूट वाले जो संख्याएं होती हैं, अगर एडिशन हम करेंगे तो रूट के अंदर अगर 2 है, यहां भी 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए कि यहां 3 रह जाता तो कभी भी ऐड नहीं होंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये 1√2 और 2√2, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3√2 हो जाएगा। या √2 कॉमन कर लीजिए, 1 + 2 बचेगा 3 मिल जाएगा। अब अभी हमने देखा कि ये इरेशनल, तो ये भी इरेशनल होगा। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें स्टूडेंट तो यहां पे ये आ जाएगा √7 - 3 माइनस √7, √7 और √7 आपस में कट जाएंगे, प्लस और माइनस, और आंसर क्या आ जाएगा आपका -3। और -3 क्या है आपका रेशनल नंबर है, -3 एक
परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। ये तो परिमेय निकल गया, क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, p बाई क्यू का फॉर्म, और दोनों ही कहाँ से इंटीजर हैं और q 0 की इक्वल नहीं है। पूरे कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट आंसर हो जाएगा कि वो नंबर हमें ढूंढना था जो कि अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है, बाकी सभी अपरिमेय हैं। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और समझते हैं इसको। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास यहाँ पे मिल रहा है और इसका क्या बताना है आपको? जीरोज बताने हैं। और जीरोज आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है? वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए वो जो दिए गया आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस पूरे का वैल्यू क्या मिल जाए आपको मिल जाए 0। मतलब कि x का वो मान आपको पता करना है जिसको अगर आप इसमें रखते हैं, पुट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको? इस पूरे का वैल्यू 0 मिल जाएगा। आइए पता कैसे लगाते हैं, आपको याद होगा स्टूडेंट। इसको हम करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, गुणन खंडन करेंगे इसका। तो गुणन खंडन करना आपको जानते हैं कि क्या, इसको हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मध्य पद को तोड़कर गुणन खंडन करना, या आगे आप लिख लेंगे अपने समझ के लिए। चलिए मध्य पद को तोड़ेंगे तो रूल नंबर 1 कहता है कंपैरिजन करिए किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a मिल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1, b मिल जाएगा यहाँ पे 7 और c मिल जाएगा आपका 10। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका कहता है कि a इंटू सी करिए, मतलब कि 1 इंटू 10 करते हैं तो ये मिलता है आपका 10। क्लियर है बातें? सब कुछ याद होगा। अगर याद नहीं है कोई घबराने वाली बात नहीं है, वीडियो लेक्चर्स डले हुए स्टूडेंट, लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में वहाँ पे कैसे चीजें करनी है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलिए पहला सेकंड स्टेप हो गया, a इंटू सी किए 10 आया। अब 10 को हमें दो ऐसे नंबर्स में तोड़ने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 10 आएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं, बट उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या मिले हमें? ये जो मिडिल टर्म है 7, मतलब कि b का वैल्यू कितना है? 7 मिले, क्योंकि इसी को तो तोड़ना चाहते हैं। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं समझ आता तो क्या कर लीजिए? 10 के फैक्टर्स ही फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले 2 से ले जाइए, 5 टाइम जाएगा, 5 तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है तो स्वयं से जाएगा। मतलब कि वो दोनों नंबर कौन से हो जाएंगे जिनको हम ढूंढ रहे थे? 5 और 2। 5 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 10, और उनको अगर ऐड करते हैं तो मिल जाएगा आपका 7। मीन्स थर्ड में अगर बात की जाए तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? 10, एंड साथ ही साथ अगर 5 प्लस 2 करते हैं आपको तो 7 मिल जाता है, जो कि इक्वल होता है b के। आइए अब मध्य पद को तोड़ देते हैं इसका। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। चलिए यहाँ से जब कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो x और x बाहर हो जाएगा, x प्लस 5 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 बाहर और x प्लस 5 बच जाएगा। दोनों ही जगह सेम आ रहा है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। तो फिर से x प्लस 5 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा x प्लस 2। ये होता है आपका फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया है, गुणन खंडन रूप आ चुका है। अब गुणन खंडन से x का मान कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। इसको क्या कर देंगे? पूरे को इक्वल टू 0 कर देंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये भी हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 5, इधर जाएगा तो -5, और इसी तरीके से ये हो जाएगा -2। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो -5 और -2 ऑप्शन में है क्या? अगर देखें स्टूडेंट तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर देखें आप तो नेक्स्ट स्टेप भी वही है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 27। बट बच्चे यहाँ पे फंस सकते हैं अगर आप इस मेथड से जाएंगे। चलिए इस मेथड से अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? आपको मिल जाएगा ये देखिए x स्क्वायर माइनस 27 है। अब इस x स्क्वायर माइनस 27 को आप क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आप किसमें? मतलब कि इस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि इसको मानक रूप में आपको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। लेकिन यहां अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो सॉल्व करना मुश्किल है, तो इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब आगे नहीं बढ़ सकते तो कैसे होगा सर? तो देखिए सर कैसे होगा ये, तो इस तरीके से होगा कि आपको क्या चाहिए? आपको x का मान चाहिए। ये बातें तो क्लियर है कि आपको क्या चाहिए? x का मान चाहिए। तो x का मान जब चाहिए स्टूडेंट तो आप क्या करिए कि इक्वल टू 0 कर लिए। अभी बाद में करते थे ये वाला फॉर्म में, आप क्या किए? पहले ही कर लिए इसको। और जब पहले ही कर लिए तो यहां से हम देख सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। इधर भेजेंगे तो आपको अगर एक्स का मान चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 3 ये जानते ही होंगे स्टूडेंट। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, जिसका बनता है जोड़ा वो चला जाता है रूट के बाहर, वो स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये आपको मिल गया। साथ ही साथ प्लस माइनस लिखना नहीं भूलेंगे, आप जानते हैं। तो इस तरीके से x का मान आ गया +3√3 एंड -3√3। ऑप्शन में है क्या इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर अगर बात की जाए स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए स्टूडेंट तो ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन है। आपके जो रैखिक समीकरण है 2 चरों का, उससे ये क्वेश्चन आ रहा है कि इफ x इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई। इक्वेशन है आपके, उसके सोल्यूशन क्या है, ये x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी है, तब आपको a और b फाइंड करना है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब कि उसके वेरिएबल के वैल्यू भी फाइंड करना, और यहाँ पे ये बता दिया गया कि x जो है a के इक्वल है और y जो है b के इक्वल है। अब यहाँ पे a और b आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो कई बार हमारी स्टूडेंट्स ये कर बैठते हैं कि a की जगह x की जगह a पुट कर रहे हैं, y की जगह b पुट कर रहे हैं, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों को इक्वल बना दिए हैं, अंत में आपको x और y के वैल्यू आएगा, और वही x और y के वैल्यू क्या है आपके a और b है। तो बातें क्या हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये यहाँ लीनियर इक्वेशन बनाने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा तरीका है आपका विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। चलिए इसको हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि, दूसरे के जगह पे प्रतिस्थापित करना, दूसरे के जगह पे प्रतिस्थापित करना, उसके जगह पे रखना। तो वेरिएबल को क्या करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन से हम एक वेरिएबल जो होगा उसका वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। याद रखिएगा, अगर आप पहले से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं तो दूसरे में उसको रखना है। आइए कैसे करना है इसको। तो यहां से अगर हम देखें स्टूडेंट तो x में x का मान निकालना चाहता हूं तो इसको मैं भेजूंगा यहाँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5 - y। इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने कर, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 5 - y इन इक्वेशन 2। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट 2, x की जगह पे अब क्या पुट कर देना है, 5 - y पुट कर देना है यहाँ पे x की जगह पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 4। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 10 - 2y - 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ से नंबर को नंबर के पास भेजिए, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, ये दोनों तो साथ ही हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और +10 जब इधर जाएगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका -10। वेरी गुड, -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 - 10। उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो -5y इज इक्वल टू हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। अब y का वैल्यू क्या आ गया आपका 6/5, 6/5 आ गया। अब इसको उठा के आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर किस पे, 3 पे, या यूं कहिए कि जो मर्जी आपको वहां पे रख दीजिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, जहां से आपका आसानी से ये वैल्यू मिल जाए स्टूडेंट वहां रखिए। हम चलने वाले हैं इक्वेशन नंबर 3 पर, इक्वेशन नंबर 3 पर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, x इज इक्वल टू 5 माइनस ये दे दिया गया आपका 6/5, 6/5 दिया गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5, और आप जानते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास है, तो 5 5 जा हो जाएगा आपका 25 माइनस 6 1 जा हो जाएगा आपका 6 और 5 1 जा 5। आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 19/5, मतलब कि x का वैल्यू आया है स्टूडेंट आपका 19/5 और y का वैल्यू आया है 6/5। अब यहाँ पे एक वर्ड है आपका, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। क्या है इसका मीनिंग, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्रमशः एक शब्द आ रहा है, तो उसके अनुसार क्या करिए, आपको ऑप्शन का जो है आंसर देना होता है। कि आप देखिए क्रमशः मतलब कि a का मान पहले लिखा जाएगा फिर b का मान आएगा, क्योंकि a और b का मान पूछा ना कि b और a का। तो यहाँ पे सबसे पहले a का मान मतलब कि x का मान क्या आया है ये, तो ये a का मान 19/5 और b का मान ये है 6/5। इसका मतलब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6, और जहाँ तक बात है ये बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए जल्दी से देख लेते हैं यहीं पे कि
द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज 4 years hence मीन्स बाद में द एज ऑफ फादर विल बी 4 times हिज सन्स एज द प्रेजेंट एज ऑफ इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे भी सन एंड फादर मतलब सबसे पहले किसका आंसर आएगा आपका सन का, फिर फादर का आएगा। चलिए पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है 6 गुनी है, और 4 वर्ष बाद अगर बात की जाए तो पिता की आयु फिर से उसके पुत्र के क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। एक बार 6 गुनी एक बार 4 गुनी। तो आइए प्रेजेंट एज जो पूछा जाता है उसको मान लेते हैं हम कि प्रेजेंट एज ऑफ सन की पुत्र की जो प्रेजेंट एज है, जो आपका वर्तमान आयु है वो कितना है x है, x ईयर्स है, और जो फादर का होगा स्टूडेंट, जो फादर का होगा वो कितना हो जाएगा y ईयर्स हो जाएगा। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे आता है केस वन। देखिए स्टूडेंट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे मैथ में भी तो आपको बड़ा ही मजा आएगा और आसानी से चीजें मिल जाएंगी। कैसे, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जो पिताजी की आयु है, जो फादर्स एज है, वो अपने सन से कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है। तो ये रहा 6 किससे, अपने सन के एज से। कौन, पिताजी की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट कंडीशन है केस नंबर 2। कब की बात होती है स्टूडेंट, आफ्टर 4 ईयर्स की 4 साल के बाद, 4 वर्षों के बाद जो होगा क्या हो जाएगा, ये 4 वर्षों के बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट क्या। यहां से अगर देखें तो पहली बात तो ये 4 वर्ष बाद कितनी होगी, मान लीजिए कि आज मेरा अगर 20 है तो नेक्स्ट 4 ईयर्स में क्या हो जाएगा, अगर ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो ऐड करना पड़ेगा। आज x है, सन का अगर हम देखें, पुत्र की आयु अगर देखें स्टूडेंट तो आज x है, तो 4 वर्ष बाद x + 4 होगा। इसी तरीके से अगर पिताजी की आयु देखें तो ये कितना हो जाएगा y + 4 हो जाएगा। पिताजी की आयु कितना हो जाएगा y + 4 हो जाएगा। अब चलते हैं फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस समय जो है पिता की आयु मतलब कि y + 4 जो है अपने सन की, अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र की आयु से 4 गुनी होगी। कौन, ये पिताजी की आयु, मतलब कि अपने आप में 4 गुना है। इसमें अगर हम 4 का गुना कर देंगे तो दोनों बन जाएगा इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व करना आपके पास भली भांति आता है आपको। चलिए y + 4 = ये हो जाएगा आपका 4x + 4 16, 4x + 16। इस तरीके से भेजिए इधर, y का वैल्यू निकल जाएगा, नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4x, और बाय द वे आप y का मान रख सकते हैं क्या 6x, y का मान रख सकते हैं आप यहाँ पे 6x। एक बार आप लिख लीजिए y के टर्म में, फिर y के जगह पे क्या पुट कर दीजिए 6x। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - 4, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट 6x - 4x, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 12। तो इस तरीके से x = कितना हो जाएगा 6। तो सन की जो एज है वो कितना आ गया, प्रेजेंट एज 6 आ गया। और हम जानते हैं कि y = क्या स्टूडेंट आपका 6x है, y = 6x, देयरफॉर y = 6 × 6 मीन्स y = 36। y = 36। सन की एज जो है वो 6 साल है, 6 वर्ष है, और y की मतलब कि पिताजी की जो आयु है वो कितना है 36 वर्ष है। अगर देखें स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये बढ़ते हैं आगे और एक शानदार सा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, उसको जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है और चांसेस है कि आपके इस एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। 2 सर्कल्स ऑफ एनी रेडियस आर ऑलवेज। अब ऑलवेज के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब कि यहाँ पे हमेशा की भांति सबसे जो मेन होगा वो आपके ऑप्शंस होंगे। कि ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, कि कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है, सिमिलर हैं, या ऑलमोस्ट सेम लगभग एक समान होते हैं, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आइए समझते हैं स्टूडेंट। देखिए ऑलमोस्ट सेम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, नॉन ऑफ दीज कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दो की बात की जाए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, ये दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट होना क्या है, दो जो ट्रायंगल्स के है ना सर्वांग समता क्या होती है और समरूपता क्या होती है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, अनेक प्रकार से आपको कंडीशन मिल सकते हैं, लेकिन आपको याद कैसे रखना है उसके हिसाब से आप देखिए कि हमने क्या किया कि कोई चीज़ है आपके पास, सर्कल की बात हो रही है, और एक बात आपको याद रखना है, एनी रेडियस, मतलब कि रेडियस कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक है आपका R1, दूसरे का है R2,
ठीक है, इसका ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब कि रेडियस चेंज है, रेडियस पे ही डिपेंड करता है ना, सर्कल का जो शेप होता, सॉरी जो साइज होता है वो किसका रेडियस पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये जो शेप है वो किसका है, सर्कल का है। शेप कैसा है इसका, सर्कुलर है, ठीक है, वृत्त का है, वृत्ताकार है ये। तो दोनों का शेप जो है वो क्या है आपका, सेम है, बिल्कुल सेम है। आकृति क्या है इसका, सेम है, यहां भी मैंने लिख दिया आकृति सेम है। अब देखिए यहां पे क्या इसकी साइज भी, आकार जो है एक जैसे ही स्टूडेंट। तो आप कहेंगे सर ये तो छोटा है ये बड़ा है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, यहीं पे छुपा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी और समरूपता का जो डिफरेंस है वो है ना, जो आपके कॉन्ग्रुएंसी है और आपके सिमिलैरिटी है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो यहीं पे है। कैसे सर, तो जब कभी भी ऐसा हो कि शेप सेम होगा, शेप जो होगा क्या होगा, सेम होगा, एक जैसे होगा, ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, ठीक है, लेकिन आकार जो है अगर स्टूडेंट एक जैसे हो गया, अगर आकार अलग अलग हो गया तो चीजें कैसे फर्क डालती हैं, ध्यान से समझिए। अगर शेप सेम साइज सेम तो ये है आपका कॉन्ग्रुएंसी। क्या कॉन्ग्रुएंसी है ये आपका सर्वांग समता, त्रिभुज हो या जो कुछ भी, मतलब यहाँ पे तो वृत्त है, वृत्त जो है वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम का एक अच्छा सा उदाहरण, कुछ नहीं हमारे हाथों में तो कम से कम हमारे हाथों में क्या स्टूडेंट, अपना हथेली तो है ही ये देखिए मेरा पाम, तो ये हो गया। अगर मैं ये देखिए ये इसमें ये ले जाके ऐसे रख दूं तो क्या मेरे पीछे वाले पाम को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं दिख रहा है ना, ऐसे भी करके देख लीजिए तो अब नहीं दिखता। इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, ढक लिया, मतलब कि शेप भी सेम और साइज भी सेम। ऐसा कभी होता है तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो मेरे दोनों हथेली क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, आपके सर्वांग सम होंगे ये। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, इसको जरा अगर हम देखें स्टूडेंट तो इसको अगर ध्यान देंगे हम तो क्या मिलेगा कि आकृति जो है वो सेम होगा लेकिन एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। ये आकृति जो होगा वो सेम होगा लेकिन एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। मतलब कि चलिए सामने से तो ढक दिया बड़े ने छोटे को, लेकिन पीछे से देखोगे तो छोटा वाला ही दिखेगा और बड़ा वाला भी आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से जो कंडीशन मिलेगा वो आपका दिखाता है समरूपता, सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करने का, डीप एक्सप्लेन करने का यही है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ से आप डिनोट, यहाँ से ये बता सकते हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगी स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमिलर होंगे। चलिए इसी के जगह पे अगर ये आ जाता कि एनी रेडियस की जगह पे क्या आ जाता स्टूडेंट, सेम रेडियाई आ जाता कि बराबर त्रिज्याएं अगर हैं, तब ऑप्शन क्या होता है ये जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर सेड टू बी, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण अन्य दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज कहलाते हैं। फिर से ऑप्शन पे नजर डालें, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट कि समरूप होंगे किंतु सर्वांग सम नहीं, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सर्वांग सम है लेकिन समरूप नहीं होंगे स्टूडेंट। कैन बी बोथ सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, कि समरूप और सर्वांग सम हो सकते हैं और ना तो समरूप होंगे और ना ही सर्वांग सम। आइए समझते हैं, सारी चीजें आपके पास हैं, किसको समरूप कहना है किसको सर्वांग सम कहना है। अब देखना है हमें त्रिभुजों के लिए अगर बात की जाए स्टूडेंट तो आपने एक चीज पढ़ी होगी या एक शर्त पढ़ी होगी, कंडीशन पढ़ा होगा, किसके लिए, त्रिभुजों की समरूपता के लिए। क्या होता है वो, तो पहला है आपका देखिए, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, कि सभी क्या होने चाहिए, सभी जो भुसंगत भुजाएं हैं समानुपातिक होना चाहिए। फिर आगे है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो संगत कोण है बराबर होना चाहिए। अब जिसको यही नहीं पता कि संगत और करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या होता है, वो तो फिर रन क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझ लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक ट्रायंगल है ये मान लीजिए, फिर एक और ट्रायंगल है ये मान लीजिए कि ये ए है, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर है। देखिए तो ये जो है बी वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो बी और क्यू आपके क्या हैं, आपके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सी और आर जो है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर ये P जो हैं आपके किसके हो जाएगा, A के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब ये कंडीशन दे दिया गया स्टूडेंट कि ये सभी के सभी अगर बराबर हैं। चलिए एक बात और मैं बता दूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, कि इनमें से कोई दो है, दोनों में से कोई एक भी अगर फॉलो हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि ये दोनों जो हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा किसके लिए बातें चल रही हैं, आपके ट्रायंगल से रिलेटेड। तो ये अगर फॉलो हो जाता है यहाँ पे,
यहाँ पे अगर देखें बी जो है इक्वल है किसके, क्यू के, फिर एंगल सी जो है इक्वल है एंगल आर के, और एंगल ए जो इक्वल है एंगल पी के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है आपके, इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है होंगे स्टूडेंट ये हो जाएंगे सिमिलर, ये हो जाएंगे सिमिलर, समरूप ये हो जाएंगे स्टूडेंट, आपके समरूप हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं आप कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन ब्लैंक। सेम, फिर आपके पास खाली स्थान है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दोनों भुजाओं को क्या करती है, वो आपको बताना है। कमेंट पे बताइएगा स्टूडेंट। एक बात बता दूं मैं, थेल्स थ्योरम के नाम से आप जानते हैं, 5 मार्क्स के लिए आपने इसको प्रिपेयर किए होंगे स्टूडेंट क्लास 10th में, तो जरूर बताइएगा इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं आपके k, 3 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 2, 3, वो क्या है, इसकी डिस्टेंस 5 है, तो आपको k का वैल्यू बताना है। चलिए जो जो गिवन डेटा है उसको थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले पे हम चलेंगे। एक है आपके पास पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स k, 3 हैं, और दूसरा है आपका B जिसका कोऑर्डिनेट्स 3, 3 है स्टूडेंट, और इनके जो बीच की दूरी है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 5। 5 कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, जो कुछ भी होगा वो खैर वो बात की बात है, हमारे पास 5 है, 5 यूनिट्स है। चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट कि फॉर्मूला क्या कहता है। कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि इसका x1 इसका y1 है, ये जानते होंगे आपने चैप्टर नंबर 6 पे पढ़ा होगा। इसके बाद कोई है आपका B का क्या है x2 y2, इसके बीच की दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। तो फॉर्मूला होता है AB इज इक्वल टू अंडर रूट फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट। आइए रख देते हैं। अब इसी x1 और y1 की जगह पे हमारा क्या है, ये k है और 3 है, k और 3 है। ये सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है स्टूडेंट आपको पता लगाना कि x1 और y1 क्या है आपके पास, x1 और y1 क्या है, फिर ये हैं आपके x2 और y2 क्या है। चलिए इस तरीके से अब डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो बड़े ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो AB इज इक्वल टू x1 का मान है आपके पास k माइनस x2 का मान है 3। चलिए x2 का मान कितना है आपके पास, 3 है। फिर आगे अगर हम देखें, एक बार जरूर से मैच करना चाहेंगे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट आपका 2, यहाँ पे आएगा क्या 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये कितना, k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं 3 माइनस 3 मतलब 0, 0 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, 0 ही आएगा। तो इस तरीके से, और AB का वैल्यू दे दिया गया 5। तो अगर हम आगे बढ़ें स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB के जगह पे लिख दिए 5, फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अंडर रूट k माइनस 2 का होल स्क्वायर आपको मिल गया, k माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इस तरीके से 5 इज इक्वल टू k माइनस 2, और माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, और k का मान आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से 7। k का मान कितना आ गया 7। ऑप्शन में है क्या, अगर आप देखें ऑप्शन की तरफ तो बिल्कुल ऑप्शन में एक नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका नज़र आ रहा है। इस तरीके से स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा ये 10 क्वेश्चन, और जैसा हमेशा की भांति मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, ये पैटर्न्स है उनके जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए स्टूडेंट, और अपना थैंक्स आप दे सकते हैं हमें, ताकि हम इसी तरीके से काम करते रहें सुपर थैंक्स के जरिए। हर वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप अपने हमें मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।